सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नौ राज्यों की 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव शुरू हो चुका है। यूपी, गुजरात, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खाली विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। वहीं लोकसभा की 3 सीटों पर भी आज उपचुनाव हो रहा है। यूपी के मैनपुरी, गुजरात के वडोदरा और तेलंगाना की मेडक संसदीय सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में मैनपुरी लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों के लिए अब से थोड़ी देर पहले ही मतदान शुरू हो चुका है। मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में सहारनपुर नगर, बिजनौर, ठाकुरद्वारा, नोएडा, निघासन और लखनऊ पूर्वी सीटें खाली हो गई थी। इसके अलावा हमीरपुर, चरखारी, सिराथू, बल्हा, आरक्षित क्षेत्र और रोहनिया विधानसभा सीटें भी खाली हुई थी। इन सभी सीटों पर वोटिंग जारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्रसंघ चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच है। कल हुए छात्रसंघ चुनाव के लिए कुल 42.3% वोट डाले गए थे। डीयू के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी छात्रसंघ चुनाव के लिए वोट डाले गए। यहां मुख्य मुकाबला लेफ्ट पार्टियों के अलग अलग छात्रसंघ आइसा और एसएफआई के बीच है। चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में 15 अक्टूबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 19 अक्टूबर को एक साथ दोनों राज्यों में वोटों की गिनती होगी। Date of poll and counting is the same as others, that is 15th October and counting on 19th October. हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में 20 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 27 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 29 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 1 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत ने कहा कि बाढ़ से जूझ रहे कश्मीर पर चुनाव आयोग की नजर है और हालात सुधरने के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत ने दिल्ली के मौजूदा राजनीतिक हालात पर कहा कि दिल्ली में जब भी चुनाव हो हम उसे कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बनाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक केंद्र सरकार इन दोनों राज्यों के लिए अलग से कोई भी घोषणा हम उसे कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बनाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक केंद्र सरकार इन दोनों राज्यों के लिए अलग से कोई भी घोषणा नहीं कर सकती। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 8 करोड़ 25 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटिंग के लिए 90,403 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। अगर 2009 के चुनाव परिणाम की बात करें तो महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कांग्रेस के पास 82 सीटें हैं। कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी को 62 सीटें मिली थी। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 46 और शिवसेना को 45 सीटें मिली। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद कहा कि महाराष्ट्र में मोदी की कोई लहर नहीं है। चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 1 करोड़ 61 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटिंग के लिए 16,244 पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 90 में से 40 सीटें मिली थी। इंडियन नेशनल लोकदल 21 सीटों पर जीत पाई थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 4 सीटों पर और अन्य ने 7 पर जीत दर्ज की थी। हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री हुड्डा ने डीजल पर सब्सिडी देने और सूखा पीड़ितों की मदद करने का ऐलान किया। इससे आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि तीसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्रिकेटर युवराज सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में पार्टी दफ्तर में मुलाकात की। खबर है कि युवराज सिंह महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव पर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। इससे पहले भी पवार राहुल की लीडरशिप में काम करने से इनकार कर चुके हैं। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि पवार सिर्फ अपने खुद के नेताओं के साथ प्रचार करेंगे, यानी वो सोनिया के साथ मंच साझा कर सकते हैं और राहुल के साथ एनसीपी के युवा नेता प्रचार करते नजर आएंगे। एनसीपी 16 सितंबर को कोल्हापुर से चुनाव प्रचार का आगाज करेगी।
कांग्रेस और एनसीपी की मदद से एमएनएस ने नासिक में मेयर का चुनाव जीत लिया है। एमएनएस उम्मीदवार अशोक मुर्तादक को 122 में से 75 वोट मिले। कांग्रेस और एनसीपी के पार्षदों ने एमएनएस के पक्ष में वोट दिया। जम्मू कश्मीर में सेना का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस डूब गया। इंडियन न्यूज सबसे पहले सेना के बादामी कैंटोनमेंट एरिया तक पहुंचा। अपने बेस के जलमग्न होने के बाद सेना राहत और बचाव में मुस्तैदी से जुटी है। इंडियन न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने सेना के कैंटोनमेंट का जायजा लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर संदीप नीरज। मेजर संदीप से हम बात करेंगे अभी। मेजर संदीप, हम देख रहे हैं कि हमने बहुत नाम सुना था बादामी बाग कैंटोनमेंट का। कश्मीर की सबसे बड़ी कैंटोनमेंट है, कोर हेडक्वार्टर्स है, बड़ी बेस है। पूरा पानी मेन एंट्रेंस कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर काफी पानी आ गया था जिस दिन पहले दिन ही बारिश हुई थी रात को, जब फ्लड आया था अपना 3-4 बजे के आसपास, और पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एज यू कैन सी, अपने पेड़ों के ऊपर देखिए आप, कम से कम यहाँ पर 10 से 12 फुट पानी आ गया था इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं। पेड़ों के ऊपर दिख रहा है आपको वो मार्क्स। हम सामने देख सकते हैं कि पेड़ों पे जो आपको निशान दिख रहा है। नीरज से कहूंगी कि वो जूम करके दिखाएं। यहाँ तक पानी जो था वो भरा हुआ था, तकरीबन 12 से 15 फीट ऐसा कहा जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बेस उस वक्त किस हाल में होगी, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी फौज की बेस मानी जाती है। बादामी बाग कैंटोनमेंट इलाके में बाढ़ से भारी तबाही मची है। पूरा इलाका जलमग्न है। स्कूल से लेकर मैदान तक बस पानी ही पानी है। बादामी बाग कैंटोनमेंट का मेन एंट्रेंस सड़क है, जो कि आज एक नदी का रूप इख्तियार कर चुकी है। देखिए दूर दूर तक, देखिए कितना पानी है दूर दूर तक। यहाँ पे बच्चों के स्कूल थे, पीछे आपको बैंक की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। ये बैंक की इमारत है, जो कैंटोनमेंट के अंदर की बैंक की इमारत सेना के खुद के इस्तेमाल के लिए, उनके कर्मियों के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। आज भी कई फीट ऊंचा पानी यहाँ पर जमा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये एक मेकशिफ्ट बोट पॉइंट बन गया है। इसे बोट पॉइंट का नाम दिया गया है, जहाँ से नौकाएं, नावें, बोट्स जो है वो सेना लेके जाती है रेस्क्यू के लिए, राहत और बचाव के लिए। तो ये पूरा इलाका इस वक्त अभी भी पानी में डूबा हुआ है। जम्मू कश्मीर में झेलम ने भारी तबाही मचाई है। इंडियन न्यूज की टीम झेलम के किनारे बसे एक गांव तक पहुंची, जहां घर का एक बच्चा बेहद बीमार है, लेकिन अब तक उसके पास मदद नहीं पहुंची है। इंडियन न्यूज की टीम को देखकर परिवार को राहत की एक नई उम्मीद नजर आई। छोटा बच्चा, इसकी उम्र कितनी रही होगी? 1 साल और 1 साल। आपने बताया इसकी तबीयत? हाँ, इसकी तबीयत भी बहुत खराब है, मगर डॉक्टर के पास लेते, मगर यहाँ मत रास्ता था, हम ले जाते इसको डॉक्टर के पास। कोई डॉक्टर ही नहीं था। घर में था मैम, पैसे में से सब यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर पानी ऊपर तक भरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर किसी भी राहत टीम का पहुंचना संभव था। लेकिन आज यहाँ राहत टीम आई है और हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस बच्चे का मुआयना किया, देखा क्या बच्चे को? मैम, इसकी छाती जाम है एंड ऑल्सो फीवर है, तो अभी इसको दवाई दे देंगे एंड होपफुली द किड शुड बी फाइन। इंडियन न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी पहुंची जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। इंडियन न्यूज की टीम ने स्वेतांग इलाके का जायजा लिया, जहां हफ्ते भर से करीब 5000 लोग राहत की आस लिए अभी भी फंसे। ये गलियों में यहाँ पे पानी घुसा है। बिल्कुल झेलम नदी के किनारे बसा हुआ ये इलाका है, और यहाँ पर किस कदर सैलाब से तबाही आई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी गलियों में पानी भरा हुआ है। और ये जो दीवार पे आप निशान देख रहे हैं, मेरे सामने वाले मकान की दीवार जो भी थोड़ी सी बची हुई है, इसके ऊपर वो जो निशान आप देख रहे हैं, वहां तक पानी की लहरें आई, वहां तक पानी जो था वो भरा हुआ था। हमारे साथ यहाँ पर आदिल मौजूद है, जिनका ये घर है पीछे। आदिल, हम देख पा रहे हैं कि दीवार के ऊपर तक पानी गया, तो बहुत ज्यादा तबाही, बहुत ज्यादा। उस टाइम हमने चिल्लाया, कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ, कोई भी नहीं आया। यहाँ पे तकरीबन हम 5000 लोग फंसे हुए थे। आज पहली बार हमने देखी है आर्मी की यहाँ पे बोट। आज से पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं था, ना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई था, न स्टेट गवर्नमेंट का कोई था। इंडियन न्यूज ने श्रीनगर के स्वेतांग इलाके का जायजा लिया। यहाँ के लोगों ने बताया कि पीने के पानी न होने के चलते लोग मजबूरी में सड़कों पर जमा पानी उबाल कर पी रहे हैं। इंडियन न्यूज की एक टीम ने श्रीनगर के गुरुद्वारे का भी जायजा लिया। बाढ़ से बचाकर लाए गए लोगों ने इसी गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इंडियन न्यूज की टीम ने श्रीनगर के रेलवे स्टेशन का भी जायजा लिया। रेलवे स्टेशन के आसपास पानी भरा हुआ है। स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा है। हमारी टीम ने श्रीनगर में एयरफोर्स के बेस कैंप का भी जायजा लिया, जहां सैकड़ों टूरिस्ट को रेस्क्यू कर लाया गया।
बाढ़ प्रभावित श्रीनगर और आसपास के इलाकों में अभी हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में बाढ़ की तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। हजारों घर बाढ़ के पानी की चपेट में है। चारों तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। सेना के जवानों ने राहत और बचाव के काम में पूरी ताकत झोंक रखी है। जवान बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को निकालकर नावों के जरिए सुरक्षित जगह तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के पानी का स्तर घटने से राहत और बचाव के काम में तेजी आ गई है। करीब 5 लाख लोग अभी भी घाटी के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात के बीच सेना, एयरफोर्स और सूबे के प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ से प्रभावित जम्मू में हालात सुधरने के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। कई इलाकों के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों में दहशत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। बाढ़ से बेहाल सूबे के हालात को देखते हुए उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के 6 मंत्रियों का एक दल पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री ने आज सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें बाढ़ से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की त्रासदी पर चिंता जाहिर करते हुए इसे बेहद गंभीर मसला बताया। कोर्ट ने कहा कि लाखों लोग ऐसे हालात में हैं जहां पर उन्हें खाना पीना और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से पीएम नेशनल रिलीफ फंड में दान देने की अपील की है। पीएमओ के सभी कर्मचारी पहले ही अपने एक दिन की सैलरी दान कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछली 1 सदी में ऐसी तबाही जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आई थी और ये एक राष्ट्रीय आपदा जैसी है। हरियाणा सरकार ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 50,000 क्विंटल राहत सामग्री भेजी है। राहत सामग्री से भरे ट्रकों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया। इसमें राशन के साथ साथ दवाइयां भी हैं। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार से भेजी जाने वाली राहत सामग्री पिछले 4 दिनों से बिहटा के एयरवेज पर पड़ी। गुजरात के भरूच में ढाढर नदी के उफान से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के हालात देखते हुए प्रशासन नदी और आसपास के इलाके के 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से सड़क जगह जगह कई फीट तक नीचे धंस गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। कानपुर में हो रही भारी बारिश के चलते कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर गुजैनी इलाके में बने पुल पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। 20 फुट चौड़ा ये गड्ढा बारिश के चलते बड़ा होता जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर बवाल हुआ। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस के डंडे भी जमकर बरसे। दरअसल प्रेमी के साथ घर छोड़कर गई लड़की का मेडिकल कराने पुलिस पहुंची थी। लड़की के परिजनों को इसकी भनक लग गई। लड़की को खुद के हवाले कर देने की बात पर परिजनों ने पुलिस के साथ खूब हाथापाई की। देखते ही देखते माहौल बेकाबू हो गया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। दरअसल दद्दावाला में रहने वाली एक लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई थी। दोनों पुलिस कस्टडी में पहुंचे तो कोर्ट ने इनका मेडिकल कराने की बात कही। मेडिकल के लिए ले जाते वक्त ये सारा हंगामा हुआ। बिहार के आरा में पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। छात्र फीस बढ़ाने को लेकर कोचिंग संचालकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की और कई मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर भी पथराव किया। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके के स्कूल में भूत होने की अफवाह फैलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल में कुछ छात्रों की कटी हुई उंगलियां मिलने की खबर फैली। इसी से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल में हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। उधर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल में भूत होने की खबरों को अफवाह बताते हुए बच्चों की कटी उंगलियां मिलने की खबरों को खारिज किया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के लोगों ने चैन स्नैचिंग के बढ़ते मामलों को लेकर थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। एसएचओ समेत कई पुलिस वालों को बंधक भी बना लिया। राजस्थान के झालवाड़ा से शोरूम के अंदर हुई मारपीट और लूटपाट की सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। भवानी मंडी में बजाज शोरूम के मालिक के साथ 6 लड़कों ने मारपीट की। शोरूम के मालिक महेश पर ये सारे लड़के एक साथ टूट पड़े। शोरूम के अंदर घुसे इन लड़कों के अचानक हमले से महेश संभल नहीं पाए। वो जब तक समझ पाते हमलावरों ने उन्हें बुरी तरीके से पीट दिया। मारपीट और लूट की ये तस्वीर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
इलाहाबाद में बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। यहां बदमाशों ने एक नामी अस्पताल पर बम से हमला कर दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। पीछे बैठे बदमाश ने एक के बाद एक 2 बम अस्पताल पर फेंके। इस हमले से अस्पताल के शीशों के परखच्चे उड़ गए और लोगों में अफरा तफरी मच गई। मेघालय से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में नक्सली आम लोगों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। खबरों के मुताबिक इन लोगों पर नक्सलियों का यह कहर सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि उन्होंने पुलिस को नक्सलियों के बारे में जानकारी दी। नक्सलियों ने गांव वालों को उनकी मुखबिरी के चलते जानवरों की तरह पीटा। हाथों में लाठी डंडे लिए नक्सली गांव में पहुंचे और पुलिस को खबर देने वाले गांव वालों को पकड़कर उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें खूब पीटा। नक्सलियों ने इन गांव वालों को लाठी और डंडों से तब तक पीटा जब तक ये लोग बेहोश नहीं हो गए। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक कोठी में काम करने वाली 16 साल की नौकरानी की मौत का संदिग्ध मामला सामने आया। 16 साल की सीमा पिछले कई महीने से यहां काम कर रही थी। सीमा के घर वालों की माने तो उसने फांसी नहीं लगाई बल्कि उसकी हत्या की गई है। सीमा की मौत के बाद उसके परिजन कई सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि सीमा की मौत के वक्त कोठी में मालिक का बेटा और उसके दोस्त मौजूद थे। पूर्व सीएजी विनोद राय के खुलासे के बाद पूर्व मंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान आया। कमलनाथ ने माना कि उन्होंने 2G मामले को लेकर तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी। दरअसल विनोद राय ने यह खुलासा किया कि मनमोहन सिंह को उनके मंत्री कमलनाथ ने भी 2G घोटाले के बारे में सचेत किया था। इस बाबत कमलनाथ ने एक चिट्ठी लिखकर 2G मामले पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाने की मांग की थी। मुंबई में हार्ट सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे लालू प्रसाद यादव को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत। सूत्रों से खबर है कि अमेरिका का मिशन लादेन की तरह भारत दाऊद इब्राहिम के लिए भी अभियान चला सकता है। अमेरिका ने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे मार गिराया था। सूत्रों से खबर है कि भारत भी दाऊद इब्राहिम के लिए एबटाबाद जैसा मिशन चलाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों से खबर है कि खुफिया एजेंसी रॉ के पास पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के एक मूवमेंट की जानकारी है। दाऊद इब्राहिम को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसी अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के लगातार संपर्क में थी। उधर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी संकेत दिया कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ना सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम से संबंध को लेकर पूछे गए सवाल पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरे उनके रिश्ते पहले भी मधुर थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में सरकार गठन पर फैसला उपराज्यपाल को लेना। 100 दिनों के कामकाज पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय का काम 2020 क्रिकेट मैच की तरह नहीं बल्कि टेस्ट मैच की तरह है, जहां सिर्फ चौके छक्के नहीं लगाए जाते बल्कि पारी जमानी होती है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद को एक बड़ी समस्या माना और कहा कि अगर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़े तो वार्ता मुमकिन है। बीजेपी के कई नेता लव जिहाद को मुद्दा बताते हैं, लेकिन इस पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह कन्नी काटते नजर आए। झारखंड के शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन मामले में रांची पुलिस ने झारखंड के 3 न्यायिक अधिकारियों से घंटों पूछताछ की। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में कोहली की पुनर्विचार याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। 2G घोटाले के आरोपियों से मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिले नोटिस पर सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने अपना पक्ष रखा है। एक सीलबंद लिफाफे में उन्होंने अपना जवाब दिया। गोरखपुर के गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ का कल रात निधन हो गया। रात 8 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। गौ क्रांति मंच 14 सितंबर को चंडीगढ़ में गोवर्धन रैली का आयोजन करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। भारतीय नौसेना को 5वां P-8I टोही विमान मिल गया है। इसे तमिलनाडु के अराकोणम में नौसेना के रजारी हवाई अड्डे पर तैनात किया गया है। भारत ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग को ऐसे 8 विमान बनाने का ठेका दिया है। राजस्थान के उदयपुर में एक बैंक के ATM में आग लगने से हड़कंप मच गई। ATM हिरन नगरी इलाके में है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आगरा के कमला नगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में सांसद समेत 8 लोग जख्मी हो गए। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर।
यूपी के बिजनौर में एक शख्स की पेट से लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पेट पर करीब 20 फीट की ऊंचाई पर लाश लटकी मिली। पुलिस ने इससे संदिग्ध मौत की जांच शुरू कर दी। और चलिए इसके साथ सुपरफास्ट 100 में हमारे साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के तुरंत बाद